तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ESCET एकेडमी में। और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया अभी उत्तराखंड कनिष्ठ अभियंता का जो नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जानेंगे कि कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होने वाले हैं, क्या क्या एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है और किस विभाग में कितनी पोस्ट हैं और किस किस ब्रांच के लिए पोस्ट रखी गई हैं। ये सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आज 26 नवंबर को, जैसा आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अपना सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट आपके लिए आई है उत्तराखंड में। कब से इसका इंतज़ार था, कितने एजुटेशन आपने किया, और ये आपके 17 तारीख में किए गए एजुटेशन का ही नतीजा है दोस्तों कि आपको इतनी जल्दी ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है। लेकिन अब इसमें बहुत ध्यान से, बहुत आगे की स्ट्रेटेजी बनाते हुए आपको काम करना होगा। देखिए, केवल आपका जो नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन अप्लाई करने की तिथि आपका 26 नवंबर से 17 दिसंबर तक है। मात्र आपके पास 20 डेज़ का टाइम है। तो जितना भी लोग अप्लाई करने वाले हैं जल्द से जल्द अप्लाई करें, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखें, प्रिपेयर रखें और इसको अप्लाई कर दें। तो दोस्तों देखिए इसमें कि कौन कौन लोग, इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एज क्राइटेरिया बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको जॉब और वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगा किस विभाग में कितनी है। देखिए, जो एज क्राइटेरिया है, मैं जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। बाकी जिनको जिस भी कैटेगरी में जितना भी रिलैक्सेशन मिलता है उसको ऐड किया जा सकता है और मैक्सिमम एज को और मिनिमम एज को निकाला जा सकता है। ठीक है, मिनिमम एज आपका 21 ईयर रहने वाला है। मैक्सिमम पोस्ट के लिए कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर 18 ईयर भी मेंशन है। तो वैसे जो मैक्सिमम हमारा मिनिमम एज है वो 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 42 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो सकते हैं। कैटेगरी वाइज इसको आगे जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें अपने हिसाब से उसको ऐड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम एज बढ़ सकती है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है इसमें आपसे डिप्लोमा डिमांड किया गया है। आपसे बात किया गया जो कैंडिडेट जिनके पास अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता जो है वो डिप्लोमा है, जिनके पास डिप्लोमा है वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा में भी आपके पास जो मांगा गया है, एक किन्हीं पोस्ट में सिविल के लिए डिप्लोमा मांगा गया है, कहीं मैकेनिकल, कहीं इलेक्ट्रिकल, तो किसी पोस्ट के लिए एग्रीकल्चर डिप्लोमा मांगा गया। मेनली ये 4 डिप्लोमा कैंडिडेट ही जितनी भी पोस्ट आई हैं जितने विभाग में, वहाँ एलिजिबल होते दिखाई दे रहे हैं। तो आप जिनके पास ये डिप्लोमा है वो अभी से तैयारी में लग जाइए। और खासकर सिविल डिप्लोमा के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो बम्पर मौका आया है। 2013 के बाद पहली बार उत्तराखंड में इतनी बम्पर वैकेंसी आपका UKPSC द्वारा निकाली गई है। तो बिना किसी देरी के अभी से तैयारी में जुट जाइए और लग जाइएगा। तो दोस्तों देखते हैं कितनी वैकेंसी इस बार आई हैं। देखिए, इस बार का जो नोटिफिकेशन है इसमें कुल टोटल वैकेंसी 776 यानी कि 776 वैकेंसीज उत्तराखंड में इस बार निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसीज़ हैं। इन टोटल वैकेंसीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुल 9 विभागों में वैकेंसी निकाली गई है। आपके पास 9 विभागों में वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें से अगर मैं सेग्रीगेट करता हूं टोटल वैकेंसीज को, जहां पर सिविल वाला कैंडिडेट एलिजिबल होता है, मेनली मैं सिविल को देखकर चल रहा हूं, तो अप्रॉक्सीमेटली 700 प्लस वैकेंसीज हैं जहां पर सिविल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। 776 में से अप्रॉक्सीमेटली 700 प्लस ऐसी वैकेंसीज हैं जहां पर सिविल कैंडिडेट ओनली एलिजिबल होते हैं। तो ये आपके लिए बम्पर नौकरियां। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के तीनों उसमें एलिजिबल होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी नोटिफिकेशन में, इस तरह की वैकेंसीज भी आई हुई हैं। तो सिविल वाले कैंडिडेट इसमें अभी से लग जाएं, तैयारी में आराम से लग जाएं। तो देखिए, वैकेंसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपके पास जो जो विभाग हैं साथ साथ देखते चले जाएंगे। एक आपका ग्रामीण निर्माण विभाग है, इसके अंदर आपका जो रिक्तियाँ हैं, आपका सिविल कैंडिडेट के लिए 170 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 9 हैं और प्राविधिक इसके लिए 3 रखा गया है। इसमें भी आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो सिविल अभियंत्रण में ही मांगा गया है, डिप्लोमा। तो ध्यान रखें, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको ध्यान में रखें। यही आपका ये अनिवार्य है, ये अधिमानी है। अगर ये कहीं कहीं है तो ठीक है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं कहीं अधिमानी अर्हता में स्नातक को भी लिखा हुआ है, तो वो केवल एक अधिमानी अगर है तो आपको एडवांटेज मिल सकता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये अनिवार्य होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और एक इस बात को बहुत गहनता से अपने दिमाग में बांध कर चलें कि जितनी भी वैकेंसीज आपको मिली हैं
उत्तराखंड में जितने भी यूकेपीएससी जेई की वैकेंसीज़ हैं वो लेवल 7 पर आपको रिक्रूट करने वाली हैं। लेवल 7 का अगर आप पे बैंड मैट्रिक्स में देखेंगे, ग्रेड पे में देखेंगे, तो आपको ये लगभग 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है आपके पास। तो ये एक बहुत ही उम्दा मौका है, क्योंकि उत्तराखंड में केवल यहाँ आपको ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ जेई को 4600 ग्रेड पे पर रिक्रूट किया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप सेंटर में भी देखेंगे, एसएससी की वैकेंसी भी देखेंगे, तो आपको 4200 ग्रेड पे पर ही रिक्रूट किया जाता है। तो ये उत्तराखंड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ लो एक माइल्ड स्टोन है आपके लिए। आपको उठना अभी से तैयारी में लग जाना है, बिल्कुल डिले नहीं करना, बिल्कुल कोई वेट नहीं। तो ग्रामीण निर्माण विभाग की वैकेंसीज़ के बाद आपके पास सिंचाई विभाग की वैकेंसीज़ हैं। सिंचाई विभाग में जो वैकेंसीज़ हैं आपके पास केवल मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, लेकिन इसमें आप डिप्लोमा यांत्रिक और विद्युत दोनों रख सकते हैं आपके पास। यानी कि आप मैकेनिकल डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुल 49 वैकेंसीज़ हैं। इनका आप डिस्ट्रीब्यूशन आप नीचे देख सकते हैं कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फिर इसमें जो इसके बाद आपका सिंचाई विभाग के बाद लघु सिंचाई विभाग आता है। लघु सिंचाई विभाग की वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा जा सकता है। इसमें जो सिविल के कैंडिडेट हैं उनके लिए 20 वैकेंसीज़ हैं, और जो मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं उनके लिए 16, और जो कृषि के हैं उनके लिए 3 वैकेंसीज इसमें रखी गई हैं। इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपके पास एक लघु सिंचाई विभाग पंचायती राज विभाग आता है, जिसमें सिविल की 21 वैकेंसीज़ हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग, इसमें सिविल की 79 वैकेंसीज़ हैं। लोक निर्माण विभाग, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो वैकेंसीज आई हैं लोक निर्माण विभाग में है PWD, सिविल इंजीनियर का ड्रीम जॉब इसी को कह सकते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ड्रीम जॉब अगर सिविल इंजीनियर्स के लिए कोई है तो वो आपका PWD विभाग की ही पोस्ट है। और मैक्सिमम कैंडिडेट इसी को टारगेट लेकर अपने दिमाग में चल रहे होंगे, और चलना भी चाहिए। ऐसी वैकेंसी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली हैं। याद रखो दोस्तों, 5-6 साल के इंतजार के बाद आपको ये देखने को मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसमें आप वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। आपको सिविल के लिए 183 वैकेंसीज टोटल हैं, और अगर आप प्राविधिक इसमें भी आप देखोगे यहाँ पे 16 वैकेंसीज है, और इसमें भी सिविल इंजीनियर ही एलिजिबल होता दिख रहा है। फिर यांत्रिक की जो पोस्ट हैं वो 2 पोस्ट हैं, और विद्युत की 21 पोस्ट हैं, वो देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद आपके पास ये कुछ विभाग, विद्युत सुरक्षा विभाग, आवास विभाग और कृषि विभाग में पोस्ट आई हुई हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जो आपके पास आवास विभाग है इसके अंदर 139 वैकेंसीज हैं। केवल सिविल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक दिख रहा है कृषि विभाग के अंदर जो अभियंता है, कनिष्ठ अभियंता अधीनस्थ कृषि सेवा में, यहाँ 36 वैकेंसीज हैं, और इसमें आपका सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब टोटल अगर आप करके चलोगे तो सिविल की जो वैकेंसीज आती हैं वो तकरीबन 700 प्लस आती हैं। मैकेनिकल की जो वैकेंसीज आती हैं वो 100 प्लस बन जाती हैं। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज जो होती हैं वो 75 के आसपास बन जाती हैं। मैं इसमें ऐसा क्यों, अब आप सोचोगे कि इन सबको सम करके तो 776 यानी कि टोटल वैकेंसी जितनी है, टोटल वैकेंसी से भी ज़्यादा सम कर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ कॉमन वैकेंसीज को ऐड कर बोल रहा हूँ। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये 776 से ज़्यादा दिख रहा होगा आपको इन सब वैकेंसीज़ का सम। इसमें मैंने अभी एग्रीकल्चर को लिया भी नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ वैकेंसी, जैसे ये 36 वैकेंसी यहाँ पर हैं और 49 वैकेंसीज ऊपर थी जो कंबाइंड वैकेंसीज है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए। कुछ वैकेंसीज 36 जो हैं इसमें तीनों अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सबको अगर आप सेग्रीगेट करोगे, होल सम सिविल के लिए 700, मैकेनिकल के लिए 100 प्लस और इलेक्ट्रिकल के 75 वैकेंसीज यहाँ पर कुल वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए अभी से। देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं इसमें, कुछ मैं आपको बहुत चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें कौन एलिजिबल है। क्या यूपी का कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, और आपको फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए आपको यहाँ एक बहुत, ये पॉइंट नंबर 5 को आपको बिल्कुल नहीं भूलना, नोटिफिकेशन पॉइंट नंबर 5 है, इसको पूरे ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपका एक बहुत अच्छी पॉइंट नंबर 1 को पढ़ना है। देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग, क्योंकि समूह ग की पोस्ट के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछित अर्हता नियमावली 2010 तथा यथा संशोधित नियमावली 2019 में उल्लिखित प्रावधानों एवं विशेष अपील संख्या इतने में उस आयोग का जो निर्णय था उसको ध्यान से पढ़ना है। इसका मतलब है कि जितने भी
उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या इतना दिनांक इतने के अनुसार समूह ग के पद हेतु केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, जिसमें केंद्र अथवा अन्य राज्य की सेवाएं सम्मिलित नहीं है। पहली बात क्या मतलब है? मतलब ये है, अगर कोई पहले से ही किसी जॉब में है, अगर वो उत्तराखंड की ही गवर्नमेंट, उत्तराखंड राज्य में ही गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसको किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो सेंटर की जॉब में है या फिर अदर स्टेट में कहीं जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब, तो उसको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना कंपलसरी है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसका दूसरा पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये पूर्व सैनिकों से संबंधित है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जो इस कैटेगरी में आते हैं वो सब इस बारे में ध्यान से देख कर चलें कि क्या क्या इसमें आपके लिए लिखा गया है। ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति सेवाओं में नहीं है उसके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। तो इस बात को अपने से ध्यान से रखकर चलें। चलिए, आयु का मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, आयु की गणना कब से की जा रही है? वो 1 जुलाई 2021 से आयु की गणना की जा रही है, तो आपको वो ध्यान से देख लेना चाहिए। केवल आपको मैं बोला था कुछ पोस्ट है जहाँ पर आपकी आयु की जो गणना है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष है। वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए कि अभ्यर्थी जो ग्रामीण निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग के अधीन जो आप पोस्ट हैं, वहाँ पर आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 43 वर्ष है। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। अधिकतम आयु की छूट जिस जिस कैटेगरी के हिसाब से जितनी छूट होती है वो आपको मिल सकती है। आरक्षण के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आरक्षण करने से पहले ही आपके पास वो जो भी आप आरक्षण का दावा करते हैं वो आपके पास प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए, अदरवाइज आपको बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप उसका ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, इस पोस्ट में अभी तो इतना हो गया। अब आपका नोटिफिकेशन आपको अभी से भरना स्टार्ट करें। फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है ये सब इसमें आप में लिखा हुआ है। इतना आप समझदार हैं, आप इतने नोटिफिकेशन आते हैं और आप भरते हैं, तो आप सब कर सकते हैं इतना। लेकिन एक बात को बहुत ध्यान से समझना है कि अभी जितनी पोस्ट आई हैं 776, इसमें एक नोटिफिकेशन में एक बात लिखी हुई है कि पोस्ट बढ़ सकती है, घट भी सकती है। लेकिन मेनली फोकस ये है कि भविष्य में, निकट भविष्य में चांसेस हैं कि शायद पोस्ट की संख्याओं को बढ़ाया जा सकता है। तो अपना को हमेशा इस टारगेट को लेकर चलना है अभी से कि हमको इन 776 सीट में से एक सीट अपनी रखनी है। ठीक है। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का, जो मोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक, आपका अभी से सारा का सारा जितना भी आपका सिलेबस है उसको रिवीजन करें, मस्ट रिवीजन करें। दूसरा, रिवीजन के साथ साथ आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। क्या प्रैक्टिस करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और साथ साथ अलग अलग टेस्ट सीरीज़ के सेट लगाएं। देखिए, आपके जो एग्जामिनेशन का मोड होने वाला है वो आपका ऑफलाइन मोड होने वाला है, तो आपके लिए बेनिफिशियल यही रहेगा कि आप कहीं भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा क्या है कि आपको एक तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको माहौल मिल जाता है। आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड माहौल मिलेगा। और ऑफलाइन जो इतनी भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ होती है उनका जो टाइमिंग होता है वो जनरली उसी टाइमिंग पर सेट किया जाता है जिस टाइमिंग पर आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस होते हैं। लाइक एग्ज़ाम का जो नॉर्मल टाइम होता है वो 10 से 12 के बीच में, इस तरह के टाइमिंग, और उसी टाइमिंग पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ आप देकर अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं उस टाइम पीरियड के लिए। तो आपका माइंड जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। लेकिन अगर आपका माइंड उस टाइम के लिए, अभी हो सकता है आपका रूटीन हो कि आप 10 से 12 सुबह सोकर ही उठते हो, आप सोते हो, तो आपका माइंड उसी सिनेरियो में काम करता है, आपको उस टाइम नींद ही आएगी। लेकिन अगर आप उस टाइम पर अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका माइंड उसी तरीके से बिहेव करेगा और आपको एग्जाम में रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से देगा। तो बेहतर होगा कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ऑप्ट करें, और जहां भी आपको मिल जाए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला आपका रिवीजन, दूसरा आपका टेस्ट सीरीज, इन पर बहुत खासा ध्यान देना है, तभी आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि अभी आपका बैटल स्टार्ट हुआ है और बैटल टफ है। और मैं टफ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ का मे बी सबसे टफेस्ट बैटल यही है। तो तैयारी भी वैसे ही करनी है। अगर युद्ध में जा रहे हो तो हथियार को तैयार करके जाओ, और वो तभी होगा जब आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करोगे, अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे और अपने आप को इसके लिए तैयार करोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझे होंगे जो आपको समझाने की कोशिश की गई है।
और आपके निकट भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, बाय बाय।